अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार करेंगे दर्शन। कांग्रेस की शाम 4 बजे जिलाध्यक्षों के साथ बैठक, हरीश चौधरी करेंगे अध्यक्षता, सिद्धू ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। बिहारवासियों को सीएम नीतीश देंगे सौगात, आज ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चाईबासा दौरा, एसोसिएशन ग्राउंड में सहाय योजना का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अयोध्या के दौरा करेंगे और 2019 में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नड्डा आज पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे। नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार है कि इतने राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रामलला के दर्शन करेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण के उद्घाटन से पहले नड्डा वाराणसी पहुंचे थे। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नड्डा भी मौजूद थे। जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। तो अयोध्या के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार होगा जब जेपी नड्डा अयोध्या पहुंचने वाले हैं और रामलला के दर्शन करने वाले हैं। साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद से पहली बार खुद जेपी नड्डा अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वहां दर्शन करने वाले हैं। पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी बुधवार को सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की एक बैठक आयोजित कर रही है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी करेंगे। इस बात की जानकारी राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दी। अपने ट्वीट में सिद्धू ने लिखा है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए शाम 4 बजे कांग्रेस भवन चंडीगढ़ में सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता हरीश चौधरी करेंगे। इससे महज 2 दिन पहले सोमवार को कांग्रेस ने पंजाब के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सदस्य के तौर पर दूसरे स्थान पर जगह दी गई है। चलिए और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के भारत में बढ़ रहे आंकड़े, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के बढ़ रहे आंकड़े। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले आए सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक भारत में कुल 84 केस आए सामने। तो इस वक्त के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक भारत में कुल 64 मामले आए सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन के भारत में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देश की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं और 3 नए केस सामने आए हैं और अब कुल मिलाकर 64 नए मामले देश में ओमिक्रॉन के हो गए हैं।
में पिछले 24 घंटों में 6,984 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो कि कल के मामलों से 20.7% ज्यादा है। बता दें कि मंगलवार को 5,784 नए केस दर्ज किए गए थे। ये केस 571 दिनों में एक दिन में दर्ज होने के वाले सबसे कम कोरोना के नए केस थे। वहीं आज की अगर बात करें तो 8,168 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट ने देश में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलों पर रोशनी डाली है। इसके मुताबिक कोरोना महामारी को संभालने के लिए नेपाल को बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। ऐसा दूसरा जरूरी मदों में कटौती करते हुए किया गया है। इसका खराब असर आने वाले समय पर होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता बरतते हुए जरूरी है, क्योंकि WHO का कहना है कि इतनी तेजी से किसी भी वेरिएंट को उन्होंने फैलते हुए नहीं देखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादातर देशों में हो सकता है। अब तक 77 देशों ने ओमिक्रॉन के मामले की जानकारी दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, लगातार कोरोना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और देश में फिर से एक बार चिंता बढ़ा दी है। बिल्कुल, देखिए पूजा, चिंता बढ़ती हुई जरूर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना ही अब कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो अभी बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 92 तक पहुंच गई है और जो हॉट स्पॉट बिहार में बना हुआ है वो राजधानी है। राजधानी में अभी फिलहाल 67 एक्टिव मरीजों की संख्या है और रोजाना ये जो संख्या है इसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, लोगों की जांच की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो, ये कोशिश बिहार स्वास्थ्य विभाग की है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर पे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उन लोगों की जांच की जा रही है और वो उसको लेकर के लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अभी उसकी जांच की व्यवस्था बिहार में नहीं है, लेकिन जल्द ही उसकी व्यवस्था हो जाएगी और उसको पहचानने के लिए भी जब जांच होगी, जब पहचान होगी ओमिक्रॉन की, तो उसका भी इलाज किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल चारों ओर सभी चीजों पे नजर बनाए हुए स्वास्थ्य विभाग और खुद मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड पे है। लगातार लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि जब लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं जो केस हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। लोग सतर्कता बरतेंगे तो कहीं ना कहीं केस कम होंगे। बिल्कुल, तो बिहार में भी हमने देखा कि लोग जो है वो बिना मास्क के अब घूम रहे हैं और बिहार क्या देश भर में लगातार लोग जो है मास्क को लेकर बेहद लापरवाह हो गए हैं निषेध। और ऐसे में अब जरूरी ये है कि मास्क पर भी लगातार लोग ध्यान दें और इसको भी एक पहले जिस तरीके से जब दूसरी वेव आई थी तब लोग सजग थे, वो सजगता एक बार फिर से चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सजगता एक बार फिर से चाहिए और इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। अब मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर वो मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं, वो अगर व्हीकल से बाहर निकलते हैं तो उनकी चेकिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ अगर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे तो उन पर जुर्माना भी अब लगाया जा रहा है। तो अब ये एक पहल दोबारा से की गई है प्रशासन की ओर से। बीच में हालांकि बंद हो गया था जब कोरोना के आंकड़े कम हुए थे, लेकिन जब एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं तो मास्क चेकिंग अभियान भी चला दिया गया और हम भी लोगों से अपील करते हैं, लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि वो लोग घर से अगर बाहर निकले तो सतर्कता बरतें, मास्क का उपयोग जरूर करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे भी काफी संख्या में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, यात्री पहुंचते हैं और वहां पे भी कुछ चूक है जो लोग बरत रहे हैं, उन चूकों से कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी वो भारी पड़ने वाली है। निश्चित, एक आखिरी सवाल आपसे है, ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में क्या अभी ओमिक्रॉन के कोई मामले हो जो सामने आए हो और इसको लेकर के बिहार सरकार कितनी सजग है? आखिरी सवाल। बिल्कुल, देखिए पूजा, अभी ओमिक्रॉन का कोई भी संकेत बिहार में नहीं है, क्योंकि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अभी उसकी जांच नहीं की जा पा रही है बिहार में, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं नहीं है वो। तो जल्द ही कोशिश है कि वो व्यवस्था हो जाए तो उसकी भी ओमिक्रॉन की भी जांच हो और पता चले कि हाँ ओमिक्रॉन वायरस क्या बिहार में है या नहीं है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है सरकार को भी और न ही किसी को। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार देश की बात कर ले या फिर अगर हम बात करें बिहार की, तो लगातार यहाँ पर ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर सरकार अपनी तरफ से सतर्क है, सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि देखिए, मास्क
लगाना बेहद जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और जैसी सतर्कता आपने दूसरी वेव पहली वेव में बरती है वो आपको अभी भी बरतनी है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और अब एक नए वेरिएंट के रूप में यानी कि ओमिक्रॉन के रूप में लगातार सामने आ रहा है। वहीं कोरोना के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो डीटीवी भारत भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप भी सतर्क रहिए, तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए और बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने में सरकार की मदद कीजिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुलवामा के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान फिरोज डार के तौर पर की गई है और आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुबह सुबह राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और हिजबुल का आतंकी जो है वो ढेर हुआ है। बता दें कि अभी 2 से 3 दिन पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल की हत्या की थी और 13 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकी हमला हुआ था और आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और इस हमले में 12 जवान घायल भी हुए थे। कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो हिजबुल का आतंकी ढेर हुआ है और बात करें तो कई दिनों से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है और मुठभेड़ का सिलसिला जो है वो लगातार आतंकियों के बीच और पुलिस के बीच जारी है और ऐसे में सुरक्षा बल जो हैं वो बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज भी मुठभेड़ हुआ और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। वक्त की बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास पर किन्नरों का हंगामा, किन्नरों ने राबड़ी आवास पर हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी से किन्नरों को नहीं मिलने दिए जाने से आक्रोशित है किन्नर। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, गेट पर सभी किन्नर हुए एकजुट। इस वक्त की बड़ी खबर, अंदर जाने की मांग को लेकर किया हंगामा। दरअसल सुबह से ही तमाम किन्नर जो है वो राबड़ी आवास के बाहर इंतजार कर रहे थे और वो चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ उनसे मुलाकात करे, लेकिन मिलने नहीं दिए जाने से आक्रोशित किन्नरों ने वहां पर हंगामा किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, गेट पर सभी किन्नर हुए एकजुट। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल सुबह से ही तमाम किन्नर जो है वहां पर इंतजार के लिए, वहां पर उनसे मुलाकात के लिए बैठे थे और ये तस्वीरें हम आपको राबड़ी आवास की दिखा रहे हैं जहां पर जो किन्नर है वो लगातार आक्रोशित है और देखिए किस तरीके से वो वहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता निषेध वहां पर मौजूद है, फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषेध, आप वहां पर डटे हुए हैं, लगातार किन्नर जो है वो वहां पर हंगामा कर रही है। सुबह से ही नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करना चाहती थी, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल पूजा, देखिए अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। अब तक कुछ देर पहले जो कई किन्नर समाज के लोग हैं वो यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, काफी आक्रोशित हो गए थे क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से ही वो लोग भूखे प्यासे हैं, अभी तक चाय भी नहीं पिया है, ना पानी पिया है और सीधा वो यहाँ पे आ गए बधाई देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हन राजश्री यादव को। लेकिन उनका कहना है कि अंदर अभी तक नहीं जाने दिया गया है। 8 बजे हम लोग आए हुए हैं और अभी तक हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, तो उससे थोड़े आक्रोशित थे। हालांकि अभी आश्वासन मिला हमको, कुछ देर बाद उनको दिला दिया जाएगा। इसको लेकर के अभी फिलहाल थोड़ी सामान्य हुई है, जो थोड़े शांत पहले काफी आक्रोशित हो गए थे और लगातार मांग कर रहे थे कि लोगों को अंदर जाने दिया जाए। निषेध, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार सुबह से ही जो किन्नर समाज के लोग हैं वो वहां पर यानी कि राबड़ी आवास पर डटे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहते थे, उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष बाहर नहीं आए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, जिसको लेकर जो तमाम किन्नर हैं वो आक्रोशित नजर आए। उन्होंने हंगामा भी किया। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता निषेध ने बताया है कि वहां पर जो स्थिति है फिलहाल थोड़ी सामान्य जरूर हुई है, आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर उनका इंतजार खत्म कब होता है।
और चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीपीओ अनूप कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी, तो कई ठिकानों पर एसडीपीओ के छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही छापेमारी। पटना, गया और रांची में आर्थिक अपराध इकाई की रेड। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, जहां लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। कई ठिकानों पर एसडीपीओ की छापेमारी चल रही है। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अवैध बालू खनन और गैर कानूनी व्यापार के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई का छापा। इसी क्रम में औरंगाबाद के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार के गैर कानूनी धंधे में संदिग्ध भूमिका की बात को लेकर उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद इसके संबंध में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी पटना के भूतनाथ रोड स्थित आवास और गया की नूतन नगर स्थित पैतृक आवास और रांची स्थित लव कुश अपार्टमेंट में फ्लैट की तलाशी लगातार सुबह से ही जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। मुकेश, एसडीपीओ के आवास पर सुबह से ही छापेमारी जारी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है हाल की? जी बिल्कुल सर, जहाँ तक बात किया तो जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में कई अधिकारियों की लगातार घर पे आवास पे छापेमारी चल रही है, उसी सिलसिले में ये औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार के आवास पे यहाँ पे भूतनाथ आवास स्थित सुबह से ही अधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार जांच की जा रही है, क्या क्या इनके मामला दर्ज किया गया। मामला की अगर बात करें तो 2021 में इनके ऊपर मामला दर्ज हुई थी, नवंबर के 26 नवंबर के करीब में। उसी सिलसिले में यहाँ अधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे सुबह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर जिस तरीके से आय की संपत्ति जो लगातार इन लोग बना रहे हैं बड़ी अधिकारी लोग, तो नीतीश कुमार के आदेश पर लगातार ये छापेमारी चल रही है। और अभी तक अगर बात की तो अभी तक देखिए जो अधिकारी लोग हैं वो मीडिया को कुछ भी बताने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि अंदर अभी लगातार जांच चल रही है, लेकिन अंदर किसी को जाने को परमिशन नहीं दिया जा रहा। लेकिन जहाँ तक बात की जा रही है तो अभी कैश की अगर बात करते हैं तो कैश की बरामदी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जांच पूरे उनके आवाज से चल रही है लगातार। जी बिल्कुल, तो लगातार छापेमारी जारी है और अभी तक मीडिया के सामने ये बातें नहीं सामने आई है कि छापेमारी में क्या कुछ फिलहाल सामने आ रही है। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है और पटना, गया और रांची में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार रेड कर रही है। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ हैं और इनके कई ठिकानों पर छापेमारी सुबह से ही जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सीएम नीतीश आज भी ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये भी बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही उन्होंने 1919 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। बक्सर के थाना क्षेत्र के बारूपुर गांव के समीप एक कुएं में घर से 3 दिन से गायब एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सूचना आपको बताया कि पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस कुएं से महिला का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में ससुराल वाले से और पति से पूछताछ कर रही है। सहायक अवर निरीक्षक संजय विकास त्रिपाठी ने बताया है कि मृतिका के पति श्रीराम शाह और सास मीना देवी ने बताया है कि वो मानसिक रूप से बीमार थी। अभी डेड बॉडी और उसका भी पोस्टमार्टम किया गया है। अब हम लोग आपस में सारे डॉक्टर डिस्कस कर लेंगे एक दूसरे से, तो फाइनल रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी, बताया जाएगा। से अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक डिस्कस हम लोग आपस में नहीं कर लेते हैं। हाँ, छठिया के 4 दिन बाद विदाई भइल छठिया बाद आते बात नहीं बस ने हमनी के 11 तारीख के हमनी के नहीं 12 के सूचना हमनी के मुखिया के यहाँ आई
ऐसे ही इनार में मिलल है। कोई सूचना मिलल आप लोग के? सूचना मिलल है, हम तो चल गए, गांव के लोग हमके सूचना देना, हम बैंक ड्यूटी चल गए, नहीं तो फोन गए कि एगो इनार में लाश बा। ये कहाँ के लाश, मतलब कहाँ के लड़की बनी है? लड़की भड़खड़ा के है। भागलपुर के पीरपौंती लक्ष्मीपुर स्टेशन के बीच अज्ञात यात्री की गिरने से मौत हो गई। सुबह जब ट्रैकमैन पटरियों का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां शव पड़ी है। सूचना पर आरपीएफ डीके राय पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्री फरक्का एक्सप्रेस से मालदा टाउन जा रहा था और ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। दरभंगा में सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों और किसानों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के दौरान बैंक कर्मचारी सहित किसान और छात्र नेताओं ने मोदी सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के बाद बैंक यूनियन के नेता अजीत सिंह की अध्यक्षता में एक सभा भी हुई, जो भारतीय स्टेट बैंक से चलकर लहरियासराय टावर पर सभा में तब्दील हुई, जिसको संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और प्रतिरोध मार्च के साथ ही आंदोलन का आगाज किया गया है। कौन करेगा? हम करेंगे। भारत सरकार की आर्थिक नीति मुर्दाबाद। आमतौर पर शादियों में बड़े ही धूमधाम से दूल्हे को बारात लेकर जाते आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी दुल्हन को भी आपने बारात ले जाते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी बारात जिसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को लेकर दरवाजे पर पहुंच गई, वो भी बारातियों के साथ। गया में मंगलवार की रात एक ऐसी अनोखी शादी हुई जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। दरअसल गया शहर की रहने वाली दुल्हनिया घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग देखते रह गए। बता दें आपको कि जिले के चांद चौरा की रहने वाली दुल्हनिया अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हुई। दुल्हनिया का कहना है कि आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए ऐसी मुहिम का होना बेहद जरूरी है। मेरे हस्बैंड को लाने के लिए, जिनका नाम है जीत मुखर्जी, मैंने सोचा सब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। हम लोग सबसे पहले हैं और मेरे होने वाले हस्बैंड को भी थैंक यू कि उसने बोला नहीं कि नहीं मैं ही घोड़े पे आऊंगा। ही वाज लाइक ठीक है तुम भी आ जाओ। उनको पता है पहले से हम घोड़े पर आ रहे हैं, शायद शौक मिलेगा उसको, पता नहीं। चाईबासा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मेगा कैंप का आज आयोजन किया जा रहा है। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहे प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा तीनों जिलों के लाभुकों के बीच करीब 1500 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उनके अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि विभागों की ओर से यहाँ स्टॉल लगाया गया है और जिसके जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो दिया जाएगा, साथ ही साथ शिकायतों का भी निष्पादन किया जाएगा। हैं और हम लोग के योजनाओं की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ लोगों को लाभ दिया जाएगा। सीएम सर के द्वारा अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जैसे कि सहाय योजना जो कि फुटबॉल मैदान में हम लोग का कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा हम लोग का कोविड के द्वारा जो आपदा विभाग के द्वारा पैसा दिया जा रहा है उसका भी कार्यक्रम किया जाएगा और एक परिवहन कार्यालय की हमारी बुकलेट का उद्घाटन होगा, साथ ही साथ कृषि कैलेंडर का और योजनाओं की जानकारी से संबंधित बुकलेट का भी विमोचन किया जाएगा। जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिन और रात के पारे में गिरावट देखी जा रही है। आए दिन शहर की सुबह घने कोहरे से हो रही है। सर्द हवाओं से मंगलवार को दिन का पारा 2 डिग्री गिरा, जिससे धूप में भी ठंड का एहसास हुआ। मंगलवार
के दिन की अगर हम बात करें तो तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। इधर सुबह की सैर करने निकले लोग घने कोहरे के बीच एक्सरसाइज करते हुए दिखे और मौसम में हुए बदलाव का लुत्फ भी उठा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।